आज आपके सामने हम फिर से उपस्थित हैं और जैसा कि हमने बताया था कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछेंगे, करवाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो समय आ गया है। हमने क्या किया है, यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 का साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है यूसी नेट में, जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें मिलेगा इमरजेंस साइकोलॉजी, ठीक है, इमरजेंस साइकोलॉजी। और अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा मनोविज्ञान का आविर्भाव, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूनिट 1 का, किसका, यूनिट 1 का क्वेश्चन तैयार किए हैं और क्वेश्चन की संख्या होगी 10। इसमें क्या होगा, प्रत्येक यूनिट से धीरे धीरे मैं आपसे क्या करूंगा, प्रत्येक यूनिट से जितना भी यूनिट होगा सबसे करीब 10, 12, 15 इस तरह का क्वेश्चन क्या करूंगा, आपसे एराइज करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 15 जाएगा और कम से कम तो 10 के आसपास होगा ही। तो इतना क्वेश्चन जो है प्रत्येक यूनिट से हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन बनाया है ऑब्जेक्टिव, देखिएगा आप लोग। और आज तो बनाया है तो आपको पता है कि बिना बनाए हुए नोट्स तो होगा नहीं, तो हम नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अध्ययन के एक डैश क्षेत्र में, प्रयोगात्मक अध्ययन के एक डैश क्षेत्र के रूप में मनोविज्ञान, क्वेश्चन लिख दें क्या, क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत लेट तो लगेगा ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोगात्मक अध्ययन के एक डैश क्षेत्र के रूप में मनोविज्ञान, दैट मीन साइकोलॉजी जो है 1879 ईस्वी में, किस ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, जो लिप्जिग यानी जर्मनी कोशिश करेंगे कम से कम वर्ड लिखने का। जर्मनी में जो शुरू हुआ था, क्या हुआ था, शुरू, ठीक है ना, शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में है क्या कि प्रयोगात्मक अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में जो है मनोविज्ञान 1879 ईस्वी लिप्जिग में शुरू हुआ। किसके रूप में हुआ शुरू, तो ऑप्शन में है आत्म मनोविज्ञान, ए नंबर में है, क्या है, आत्म मनोविज्ञान। नंबर बी में है आत्म सचेतन। नंबर सी में है आत्म बोध और नंबर डी में है आत्म ज्ञान। इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा आत्म सचेतन। क्या होगा, आत्म सचेतन, यानी प्रयोगात्मक अध्ययन के एक आत्म सचेतन क्षेत्र के रूप में, किस क्षेत्र के रूप में, आत्म सचेतन क्षेत्र के रूप में जो है मनोविज्ञान 1879 में लिप्जिग में, जर्मनी में शुरू हुआ। तो आप लोग को ये याद रखना है कि आत्म सचेतन क्षेत्र के रूप में लिप्जिग में जो शुरू हुआ था, ठीक है। हाथ में कॉपी लेकर लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कहता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। किसने दिया था, भगवान कृष्ण ने, ठीक है। तो लगभग कितने वर्ष पूर्व दिया था, 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व या 5000 वर्ष पूर्व।
तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का जो उपदेश दिया था वो दिया था 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता कौरवों के साथ युद्ध का समय नजदीक आने पर, जब कौरव के साथ जब युद्ध हो रहा था, ठीक है ना, जब समय नजदीक आ गया महाभारत का, उस समय अर्जुन ग्रसित था, ठीक है ना, तब भगवान कृष्ण को समझाए थे। तो अर्जुन जो ग्रसित था क्या चीज से? आत्ममोह, आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान या आत्म मनोविज्ञान। तो किससे ग्रसित था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी आत्म मोह से ग्रसित था, आत्म मोह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर। सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क विश्लेषण में कितने प्रकारों में विभाजित किया? मतलब मस्तिष्क का उन्होंने विश्लेषण किया था तो सिगमंड फ्रायड, तो उसके कितने प्रकार बताए थे वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क विश्लेषण जो किया था वो कितने प्रकार में विभाजित किया था? तो 4 यानी ऑप्शन डी। अब सवाल आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिगमंड फ्रायड ने जो विश्लेषण किया मस्तिष्क का, उसके जो 4 प्रकार बताए उनके नाम क्या है? तो हम आपको बताएंगे 5 नाम। 5 नाम में से आपको एक नाम को हटा देना है, ठीक है। तो इनमें से कौन गलत है वो आपको बताना होगा। तो चेतन, नाम ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी बेहोशी, ऑप्शन सी अवचेतन, ऑप्शन डी सचेत, ऑप्शन ई आंतरिक चेतन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। चेतन यानी चेतना, बेहोशी, अवचेतन, सचेत और आंतरिक चेतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सचेत, यानी सचेत को हटा देंगे तो 4 को विश्लेषण किया था मस्तिष्क का, जिसमें था चेतना नंबर 1, बेहोशी नंबर 2, अवचेतन नंबर सी और नंबर डी यानी चौथा है आंतरिक चेतन। ये 4 का विश्लेषण किया था सिगमंड फ्रायड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्लेटो के अनुसार क्या सत्य है? इनमें से आपको क्या करना है बताना है। प्लेटो जो थे, ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, इन लोगों का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इन 4 तो नाम बोलेंगे हम, आपको बताना है इनमें से क्या सत्य है, ठीक है। तो शरीर और मन 2 अलग अलग इकाइयां हैं, क्या ये बात प्लेटो बोला था कि हमारा जो शरीर है और हमारा जो मन है वो अलग अलग इकाई है? ये पूछ रहा है, मतलब बता रहे थे प्लेटो। तो ये बात सही है या गलत? तो यह बात बिल्कुल सही है। आत्म मन की स्थिति एक समान रहती है, मतलब आत्म और मन की स्थिति जो है एक समान रहती है। प्लेटो ने ये बात कहा था? तो ये बात नहीं कहा था, ठीक है। मृत्यु के बाद भी मन अस्तित्व में रह सकता है। अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो मन जो है प्लेटो के अनुसार अस्तित्व में रह सकता है क्या? तो बिल्कुल हाँ। चलिए, कहता है शिक्षा मन की मूल प्रकृति में बदलाव ला सकती है। अगर हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो व्यक्ति का जो मूल प्रवृत्ति होती है उसे बदलाव लाया जा सकता है क्या? तो प्लेटो बोले कि हाँ, ये बात सही है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो बदलाव लाया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, अभी तो हम सिर्फ मतलब ये हिंदी कर रहे हैं, बाद में देखेंगे कि इसको इंग्लिश में थोड़ा आप लोग को समझा सके, क्योंकि इंग्लिश में समझाने के बाद क्या होगा, ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। कहता है अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, स्टूडेंट थे। कहता है उनके अनुसार क्या सत्य है? अब देखिए, पहले तो प्लेटो के बारे में पूछे तो जो हमको बताएं, और अभी पूछ रहे हैं किसके बारे में? अभी पूछ रहे हैं अरस्तु के बारे में, ठीक। चलिए, अभी तो हम देख के पढ़ा रहे हैं। प्लेटो ने व्यक्ति के विश्वास की परिसीमन कहा। व्यक्ति ने मतलब प्लेटो जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा?
माफ कीजिएगा, यहाँ प्लेटो की जगह अरस्तु होगा जो हम पढ़ रहे हैं। अरस्तु ने व्यक्ति के विश्वास की मतलब व्यक्ति का जो विश्वास होता है उनको परिसीमन कहा है अरस्तु ने। यह बात सत्य है या असत्य है? तो यह बात असत्य है, झूठा है, गलत है। यह बात अरस्तु ने नहीं बताया है। शरीर और मन के द्वंद्व में विश्वास करते थे, मतलब शरीर और मन का जो द्वंद्व होता है उस द्वंद्व में कौन क्या करते थे? वो विश्वास करते थे। कौन? अरस्तु। शिक्षा से मनुष्य की मौलिक प्रकृति नहीं बदल सकता। वहां तो प्लेटो बोल रहे थे कि शिक्षा से ना व्यक्ति का जो है मनोवृत्ति बदल जाता है, प्रकृति बदल जाता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है अरस्तु? नहीं बदलता है। तो दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस। तो आपको याद रखना है। अरस्तु ने आत्मा के बारे में जानकारी दी थी। किसने? अरस्तु ने आत्मा के बारे में जानकारी दिया था। प्लेटो अरस्तु दोनों ने। जब दोनों का नाम आएगा दोनों आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ अरस्तु ने बोला है तो हाँ सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रारंभ में जब शुरू बात था, प्रारंभ में अर्थात पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत, ठीक है, किस यूनानी दार्शनिकों आदि के अध्ययनों के विचारों से प्रारंभ हुआ माना जाता है? मतलब उनके जो विचार थे ना उससे ये स्टार्ट हुआ है, ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ दें क्या? प्रारंभ में अर्थात पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत किस यूनानी दार्शनिकों आदि के अध्ययनों व विचार से प्रारंभ हुआ, यह माना जाता है। इसमें से आपको चयन करना है, वो उनमें से कौन कौन है? तो अरस्तु है कि नहीं है? तो हाँ है। प्लेटो हाँ है। थेल्स हाँ है। हिप्पोक्रेटस हाँ है। मैग्नस नहीं है। तो यही 4 थे जिसे क्या माना गया? यूनानी दार्शनिक ये 4 थे, अरस्तु, प्लेटो, थेल्स और हिप्पोक्रेटस। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ज्ञान रूपावली क्या है? ज्ञान रूपावली के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़े ही होंगे, और ये तो चैप्टर यूनिट 1 का है। यूनिट का जब सिलेबस आप देखिएगा तो मतलब मिल जाएगा आपको यूनिट 1 में। इसके बाद हम नेक्स्ट जब करेंगे वो यूनिट 10 मतलब 2 का होगा। तो ज्ञान रूपावली क्या है? ज्ञान रूपावली है, अच्छा आपको लगेगा क्या कि सर क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं? तो रियलिटी बता दें कि क्वेश्चन हमने बनाया है खुद से, कहीं से कॉपी नहीं किया है, कहीं से कॉपी नहीं किया है। हमने किताब पढ़ा, सर्च किया, रिसर्च मारा, ठीक है। इसके बाद मैंने रियलाइज़ किया क्वेश्चन ये होना चाहिए, इस तरह का नेट पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग के लिए एक तरह से मॉडल प्रश्न पत्र हो गया। लेकिन जब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप श्योर हो जाइएगा क्वेश्चन इसी से आएगा। जब कह देंगे यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया, इसके बाद आप रियलाइज़ कर लीजिएगा, मारिएगा सेट, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो देखिएगा क्या कि नहीं सर जो बताए थे वो आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ज्ञान रूपावली क्या है, ठीक है, इसका अध्ययन होता है। तो किसके अंतर्गत इसका अध्ययन होता है? कहता है इसके अंतर्गत सत्ता और ज्ञान मीमांसा के साथ प्रणाली विज्ञान का अध्ययन होता है। तो ये बात सही है या नहीं? मतलब ज्ञान रूपावली जो है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है? सत्ता और ज्ञान मीमांसा के साथ साथ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्ञान रूपावली में सत्ता और ज्ञान मीमांसा दोनों का अध्ययन होता है और उसके साथ साथ प्रणाली विज्ञान का भी अध्ययन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। व्यापार में नया प्रतिमान बनाकर, नहीं होता है कि हम व्यापार कर रहे थे और पहले हम क्या इतना सदस्य बनाए व्यापार में कि नहीं इतना लोग आते थे, अब उसकी संख्या बढ़ा दिए, पहले 100 कस्टमर आते थे अब 200 आने लगे। तो यह नया कीर्तिमान बनाकर हम पैसा कमा सकते हैं। तो यह सत्ता मीमांसा में देखा जाता है, ठीक। अब कहता है कि मानक प्रतिप्रेक्ष यह विचारों का समूह है। मानक प्रतिप्रेक्ष और विचारों का ही समूह है सत्ता मीमांसा। तो हाँ यह क्या है? मानक, जो मानक निकल के आता है, ठीक है ना, जो मतलब पैरामीटर जो होता है उसको यह क्या, उसका प्रतिप्रेक्ष और विचार, ठीक है, ये क्या करता है? उसका एक समूह है ज्ञान रूपावली।
देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम ज्ञान रूपावली के बारे में बता रहे थे और बार बार सत्ता मीमांसा बोल दिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हम बताएं कि ज्ञान रूपावली के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 है यह। इसके अंतर्गत सत्ता और ज्ञान मीमांसा के साथ साथ प्रणाली विज्ञान का अध्ययन होता है। व्यापार का नया प्रतिमान बनाकर पैसा कमाने का तरीका है ज्ञान रूपावली। ज्ञान रूपावली जो है मानक परिप्रेक्ष्य और विचारों का समूह है। ज्ञान रूपावली किसी चीज को समझने का एक तरीका है। ज्ञान रूपावली क्या है? किसी चीज को समझने का तरीका है। मेन बात है कि हमको आदत है कैमरा देख के बात करने का, और नीचे देखते हैं फिर कैमरा देखते हैं तो मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, सत्ता मीमांसा के बारे में क्या सत्य है? पहले तो हम ज्ञान मीमांसा पढ़े थे, यानी ज्ञान रूपावली पढ़े थे, और सत्ता मीमांसा के बारे में पढ़ रहे हैं। यह अस्तित्व का दार्शनिक अध्ययन है। सत्ता मीमांसा क्या है? यह अस्तित्व जो होता है, अस्तित्व आप लोग समझ करते होंगे, उसका एक दार्शनिक अध्ययन है। यह वास्तविकता का दार्शनिक अध्ययन है, और जो वास्तविकता होता है सत्ता मीमांसा, ठीक है, उसका भी ये क्या है? दार्शनिक अध्ययन है। इसका एक भाग जो है तत्व मीमांसा है, यानी सत्ता मीमांसा जो है उसका एक भाग तत्व मीमांसा है। तो यह बात गलत है, क्योंकि तत्व मीमांसा का ही भाग क्या है? सत्ता मीमांसा, यानी तत्व मीमांसा का एक भाग सत्ता मीमांसा है। बात समझ आ गया आप लोग को? यानी तत्व मीमांसा से निकला है सत्ता मीमांसा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सत्ता मीमांसा के संबंध में इनमें से किस क्षेत्र, कहता है में नहीं है। मतलब सत्ता मीमांसा का कुछ क्षेत्र है, इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? आपको 3 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक बताना है। पुस्तकालय विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मनोविज्ञान। फिर से, सत्ता मीमांसा का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी मनोविज्ञान। तो इसमें से मनोविज्ञान का संबंध नहीं है, क्षेत्र नहीं ना है। क्षेत्र तो पुस्तकालय विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब वीडियो में मिलेंगे तो यूनिट 2 से मिलेंगे। आप उसके लिए बस देख लीजिएगा। चलिए।